दो दिन की गिरावट के बाद आज मेटल स्पेस में फिर बुओयेंसी देखने को मिल रही है। नैल्को 3.25% ऊपर है, हिंदुस्तान जिंक 3% ऊपर है, वेदांता में करीबन 2% का इजाफा देखने को मिल रहा है। JSW स्टील, हिंद कॉपर में भी हरा निशान बना हुआ है। मेटल स्पेस में कुछ पसंद है आपको? देखिए, जैसा अभी हमने आईसीआईसीआई में डिस्कस किया है, 5 अपडेट्स के बाद पुल बैक आती है। यहाँ भी आप देखिए कि 6 में 5 अप, बल्कि 6 ही अप वीक्स हैं। 1 2 3 4 5 6 6 अप वीक हैं। मूविंग एवरेज में बहुत एयर है, तो ये पुल बैक आनी थी। इसलिए मैं 3 4 दिन 5 दिन से बोल रहा हूँ कि हिंद जिंक, हिंद कॉपर, नेशनल एल्यूमिनियम, वेदांता और हिंडाल्को बुक करके चलिए। यहाँ से डाउन मूव इनटू द मूविंग एवरेजेस आ सकती है। मैं बहुत डाउन मूव नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। प्रोबेबली 10 वीक मूविंग एवरेज 10,600 तक, और उसके बाद 10,350 इस जोन तक सीनेक्स मेटल पुल बैक दे सकता है। इस जोन में आप या तो अगर सेफर प्ले करना है तो मेटल ETF बाई करके चलिए। अगर एग्रेसिव प्ले करना है तो जिस स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ रहेगी हम उस स्टॉक को बाई करेंगे। प्रीएम्प्ट कर रहा हूं कि टाटा स्टील में रिलेटिव स्ट्रेंथ रहेगी, बट मैं इस जोन में आने पे वेट करूंगा। अगर किसी में रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखी, जिसमें सबसे अच्छी दिखी, उन 2 3 काउंटर को बाई दूंगा, और किसी में नहीं दिखी तो मेटल 20 बाई दे दूंगा। बट मोस्ट लाइकली टाटा स्टील में और कुछ हद तक हिंडाल्को में रिलेटिव स्ट्रेंथ जरूर दिखेगी। आज रिलायंस थोड़ा बहुत निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है, और अगर रिलायंस की गिरावट पिछले जो कुछ दिनों में हमने देखी है वैसी आज भी होती तो निफ्टी कहीं का कहीं होता। रिलायंस में ये खबर है कि रिलायंस वेनेजुएला क्रूड खरीद सकता है। अभी ऐसा कोई ये नहीं है कि खरीद ही रहा है, बट येस दे आर प्लानिंग टू बाय क्रूड फ्रॉम वेनेजुएला। तो उसके बाद एक थोड़ा बहुत रिवाइवल हमने इस स्टॉक में देखा है, और हरे निशान में इस समय कामकाज करते हुए फ्लैटिश ट्रेंड ही है। 1471 के आसपास का स्तर यहाँ देखने को मिल रहा है। क्या रिलायंस बचा सकता है निफ्टी को? मैडम, रिलायंस में जैसे हमने आईसीआईसीआई में देखा 5 अप डेज हैं, रिलायंस में 5 डाउन डेज हैं, तो बाउंस बैक आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। 3 to 5 बार्स का मूव होता है। बट वेनेजुएला ऑयल अगर इनको मिलता है तो लॉन्ग टर्म इनकी सप्लाई सिक्योर हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका भी चाहेगा कि लॉन्ग टर्म हमको एक बायर मिले। वो दोनों के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। थोड़ा सा अपने लिए नेगेटिव रहेगा क्योंकि रशियन ऑयल अगर बंद करते हैं, क्योंकि रिलायंस सबसे बड़ा रशियन ऑयल बायर था, तो ये थोड़ा जियोपॉलिटिकल वाला वो इम्पैक्ट जरूर आएगा। बट इंडिविजुअली रिलायंस के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। तो मैं इसको नीजक रिएक्शन मान के चल रहा हूँ। स्टॉक 2,200 रुपए जा रहा है, तो मेरे को कोई खास दिक्कत नहीं है मेरे पास में पोर्टफोलियो में। अगर ये गैप फिल करता है 1420 के आसपास तो मैं और बाई करने के मूड में रहूंगा। चलिए, भारत कोकिंग कोल का IPO आज खुला है। कोल इंडिया की सब्सिडरी है 100%, और ये IPO जो है पहले खुलने के 20 मिनट में ही सब्सक्राइब हो चुका है, और NIs और रिटेल का पार्टिसिपेशन काफ़ी एक्टिव रहा है इस IPO में अब तक। आपने कवर किया है इस IPO को अंशुल? नहीं, हमने इस पे कोई रिपोर्ट नहीं बनाई है, लेकिन मोस्ट लाइकली IPO 30 40 50% प्रीमियम पे लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, रिपोर्ट नहीं बनाई है, पर आपने इनडायरेक्टली बता दिया कि स्टॉक का ये जो IPO आने वाला है भारत को, जो खुला है भारत कोकिंग कोल का और सब्सक्राइब भी हो चुका है, इसका प्रदर्शन जो है वो अच्छा रहने वाला है, और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इसके अच्छे खासे चल रहे हैं। तो लेकिन IPO की कुछ डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। IPO आज खुला है और 13 जनवरी तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 21 से 23 रुपये के बीच में है। इशू साइज 1071 करोड़ रुपए का है। OFSE है पूरा, क्योंकि कोल इंडिया अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है। लॉट साइज 600 शेयर्स का है, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है एक लॉट में तो आपको 13,800 रुपये खर्चने होंगे, यानी कि इन्वेस्ट करने होंगे। और मोस्ट ऑफ जो ब्रोकिंग हाउसेज है जिनकी कवरेज इस IPO पे है, उनका यही मानना है कि लिस्टिंग जो है वो प्रीमियम पे होगी, और लॉन्ग टर्म बेट भी अच्छा बन सकता है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे। अंशुल, कुछ सवाल आपके लिए आए हैं, और ये एक सवाल जो है ये पीयूष की तरफ से है। वो पूछते हैं, अर्बन कंपनी में IPO बेस बन गया है क्या, एंट्री कर सकते हैं? प्लीज सजेस्ट। मैम सॉरी, मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया। अर्बन कंपनी। अर्बन कंपनी नहीं, कोई भी IPO बेस नहीं बना है। IPO बेस बिल्कुल भी नहीं बना है। अभी तो ये ओवरहेड सप्लाई बिल्ड है। बट ये वो एक स्टॉक है जिसमें अगर IPO बेस बनता है, प्राइमा फेसी तो 148 के आसपास बनेगा। मतलब इमेजिनरी अगर स्टोरी आपको ड्रॉ करनी है तो कुछ इस तरीके की बनेगी कि ये कब बन गया है, इस टाइप से कुछ हैंडल बनाएगा, उसके बाद ऐसा ब्रेकआउट देगा। इमेजिनरी स्टोरी जिसको हम कहते हैं प्रीएम्प्ट करना। तो अभी मैं प्रीएम्प्ट नहीं करूंगा, कोई भी IPO बेस नहीं बना है। अब आप बोलेंगे कि प्रीएम्प्ट इमेजिनरी स्टोरी कहाँ से आई, तो जनरली IPO बेस ऐसे ही बनते हैं।
नीचे जाता है, ऊपर आता है, नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर हैंडल बनाता है, फिर या तो ब्रेकआउट देता है या ऐसे वीसीपी में कन्वर्ट करता है और फिर ब्रेकआउट देता है। तो ग्रो में बन रहा है, 31 दिन हो चुके हैं, 165 के ऊपर निकला तो 179.50 193.80 तक जा सकता है। तो मैं इस आईपीओ बेस को क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। अगर 165 के ऊपर निकलता है बड़े वॉल्यूम, मेरे को यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज है, ब्रेकआउट कैंडल में ओपन लो होना चाहिए और 50 डे मूविंग एवरेज का 50% वॉल्यूम स्टार्टिंग 15-20 मिनट में होना चाहिए, मतलब 9:30 9:45 तक 50 डे एवरेज वॉल्यूम का कम से कम 25 से 50%। 50% होगा तो मैं सेटिस्फाइड रहूंगा, 25% में मैं रिलक्टेंटली बाई दे दूंगा। वॉल्यूम ओपन लो, मतलब प्राइस एक्शन और वॉल्यूम दो चीज अगर रही 165 के ऊपर तो जरूर मैं बाई दूंगा। ओके, बलदेव का सवाल है प्रीमियर एनर्जीज पे 848 की खरीद है, वो आपसे जानना चाहते हैं कि इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। प्रीमियर एनर्जी तो अभी हमने डिस्कस किया। प्रीमियर एनर्जी, अरे प्रीमियर एनर्जी नहीं, अच्छा हमने डिस्कस नहीं किया था प्रीमियर एनर्जी। ये हमने पहले बहुत डिस्कस किया था कि ये बॉक्स बना हुआ है, 989 बॉक्स टूटता है तो दो टारगेट खुलेंगे, 817 और 773 दोनों क्रॉस हो चुके हैं और वर्टिकल डाउन मूव है। वीकली पे अगर आप देखेंगे तो वीकली पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हफ्ते में सिर्फ एक अप वीक रहा है, 9 डाउन वीक्स रहे हैं। तो एक्सटेंडेडली ओवरसोल्ड है, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ बाइंग क्लाइमेक्स वाले काउंटर से हट जाना चाहिए। 1250 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, कहां तक गिरेगा कहना मुश्किल है क्योंकि ऑल टाइम लो पे है, बट एक्सटेंडेड डाउन मूव है तो 773 817 तक पुल बैक आ सकता है। मूविंग एवरेज से एयर देख रही हैं, एक चीज दिखाता हूँ, रुकिए। लोग एटीआर एक्सटेंशन कैंडल देखना चाहते हैं, मैं एटीआर एक्सटेंशन कैंडल आपको दिखा देता हूँ पहले। ये देखिए, ये होती है एटीआर एक्सटेंशन कैंडल, ऐसे ये ऑरेंज डॉट दिख रहा है मैडम आपको ऊपर जी चार्ट जी के ऊपर। ये जैसे ही एटीआर एक्सटेंशन कैंडल मेरे को दिखना स्टार्ट होती है, ये देखिए बीएससी में यहाँ पे एटीआर एक्सटेंशन कैंडल थी, यहाँ पे बीएससी में बोल रहा था कि बुक कर लीजिए। तो कुछ ना कुछ लॉजिक मेरे पास जरूर रहता है, मैं मेरे को लगता है वाले लॉजिक पे नहीं काम करता हूँ। एटीआर एक्सटेंशन क्लियर था, ये पूरी डाउन मूव आई थी, इसलिए मैं आपको हिंद कॉपर बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ बुक कर लीजिए। 100 में से 5 स्टॉक अगेंस्ट द ट्रेंड चलते हैं, बट 95% ओबे द रूल करते हैं। तो अगर इसमें पुल बैक आया तो 50 डे मूविंग एवरेज 414 तक आ सकता है। ये दिखाने की वजह ये है कि मूविंग एवरेज से एयर देखिए, ऑलमोस्ट 40% दूर था मूविंग एवरेज से, 50 डे मूविंग एवरेज से 40% दूर था। सेम इज विद प्रीमियर एनर्जी, अगर आप डेली मूविंग एवरेज से देखेंगे तो एयर कितनी हो गई, 907 रुपए से 717, ऑलरेडी 20% एयर है, तो पुल बैक आने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। बाइंग की कोई कोशिश मत कीजिए, पुल बैक पे रैलीज पे मिले तो माल बेचने की कोशिश कीजिए। अगला सवाल है, नाम नहीं लिखा, कोफोर्ज कहते हैं क्या करंट प्राइस पे कोफोर्ज को बाय कर सकते हैं। आज कोफोर्ज टॉप गेनर है निफ्टी आईटी इंडेक्स का, क्या करना चाहिए। 1715 का ब्रेकडाउन आया है, 1521 और 1185 दो टारगेट खुले हैं वीकली पे। ये पूरे ब्रेकआउट आते आते एक चीज दिखाता हूँ, देखिए इस तरीके से अगर आपको एग्जांपल्स याद रहेंगे ना, यहाँ पे क्यों बाई नहीं करना है प्रीएम्प्टिव, यहाँ पे क्यों प्रीएम्प्टिव बाई नहीं करना है, मैं क्यों नहीं करता, मैं बार बार क्यों मना करता हूँ कि यहाँ पे पैटर्न नहीं प्रीएम्प्ट करना है। ब्रेकआउट आने दीजिए, टाइट रेंज बनने दीजिए, उसके बाद बाई करेंगे ताकि स्टॉप लॉस छोटा हो जाए। क्यों मेरे को यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मैं बाई नहीं करूंगा, मेरे को एग्जांपल्स याद रहते हैं। केन्स जिसने यहाँ पे पैटर्न प्रीएम्प्ट करा, क्लाइमेटिक मूव का 6700 टूटा, 3833 और 2424 भी 4-6 महीना लगा के आ जाएगा, तो इसलिए कभी पैटर्न नहीं प्रीएम्प्ट किए जाते। और 1715 का सपोर्ट टूट गया, 1521 1185 दोनों नीचे आ गए, मतलब 1521 और 1185 दोनों टारगेट आ सकते हैं। पिंटू कुमार का सवाल है, बोलते हैं पार्क मेडी में क्या आईपीओ बेस बन गया है। पार्क मेडी आईपीओ या ना अभी कहाँ बना, अभी तो गिरावट ही नहीं इसकी पूरी हो पा रही है ना, इससे बिल्कुल दूर रहना है।
इससे बिल्कुल दूर रहना है। कुछ ऐसे स्टॉक्स अंशुल, क्योंकि मार्केट जो है वो कन्विक्शन तो नहीं दे रहा खरीदारी की, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आपको चार्ट्स पे कंफर्टेबल लग रहे हो इस समय? देखिए कैसे बताऊं, देखिए चार्ट पैटर्न अपनी जगह सब चीज अच्छी है, माहौल का बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। जी। अगर माहौल आपके फेवर में नहीं है तो अच्छे अच्छे ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ हम्म। आईडीबीआई का चार्ट। एक मिनट, भेजना किसी को था, भेज किसी को। बार बार मैं आपको आईडीबीआई का चार्ट दिखा रहा हूँ। हम्म। वीकली पे ये पूरा 722 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है। आप देखिए माहौल खराब है। एलटीएफ में क्या हुआ था, उस समय माहौल अच्छा था, ब्रेकआउट लेते खींचते चला गया था, हम्म। इस पे रिवर्सल आ गया। 9250 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस, ये बहुत अच्छा लग रहा है। करूर वैश्य बैंक चल गया। करूर वैश्य बैंक में बेस ऑन बेस का ब्रेकआउट अब तक आ जाना चाहिए था ना 299, क्यों नहीं आ रहा है? माहौल खराब है। आप देखिए मदरसन हमने बात की थी, ये गाड़ी अब तक इस वही अटकी हुई ब्रेकआउट के है। बाद इस ब्रेकआउट के बाद ये गाड़ी 140 रुपए तक आराम से आ जानी चाहिए थी, ये क्यों नहीं आई? माहौल खराब, नहीं तो 140 पहुंच जाना चाहिए था। अब स्टॉप लॉस हिट करने आ रहा है, 115 टूटा तो माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इस समय बहुत ज्यादा खराब है। फिर भी अगर आपको करना ही है, आईडीबीआई 722 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है, 92 का स्टॉप लॉस है। आईडीबीआई के बाद एक और कौन सा था बार बार, अभी यूनियन बैंक। यूनियन बैंक पे बड़ा बेस ब्रेकआउट है, यूनियन बैंक एटलीस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है, तो जब भी माहौल सुधरेगा शायद यूनियन बैंक तेजी से चल जाएगा। तो पैटर्न तो अच्छे अच्छे बहुत है मेरे पास, मैं पूरी लिस्ट आपको गिना दूंगा। समस्या ये है कि माहौल खराब है। जब तक माहौल नहीं सुधरता है, जब तक दो। माहौल नहीं सुधरता, अभी मेरे पास इस सिस्टम पे एमी ब्रोकर नहीं है, मेरे पास होता तो मैं आपको पूरी अपनी सिस्टम बताता कि मैं किस तरीके से माहौल गॉज करता हूं। बट एक बार मैं आपको जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसमें आपको दिखा देता हूं। दो स्टॉक्स के बारे में अंशुल जानना चाहूंगी। आप जी पहले जी, अपना स्टॉक ढूंढ दीजिए। नहीं नहीं, पहले आप सवाल पूछ लीजिए, एक मिनट समय एक एक लगेगा। इंडस टावर्स, और दूसरा स्टॉक का जहाँ पे अच्छा मोमेंटम इस समय बना हुआ है वो है आइडिया। आज वोडाफोन आइडिया में एक पहले तो 6% ऊपर था, लेकिन अब थोड़ा बहुत हल्का हुआ है अब ऊपरी ट्रेंड से। और एशियन पेंट्स के स्टॉक को देखिएगा, अभी अभी एकाएक एक अच्छा मूव उसमें देखने को मिल रहा है। एशियन पेंट्स, वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर। देखिए एशियन पेंट तो आपको याद होगा 4 हफ्ते का ब्रेकआउट, जो 3-4 दिन से मैं बोल रहा हूँ बाई करके चलिए, यहाँ से ऑल टाइम हाई चला जाएगा। 10-20-50 मूविंग एवरेज के अंदर कैचअप मिला है, आराम से जाएगा। टाइमिंग मत कीजिए, स्टॉप लॉस वाली ट्रेडिंग सिस्टम इसमें नहीं चलता। शांति से, जो 2900 से जो पुल बैक आना था, पुल बैक आ चुका है और यहाँ से अप ट्रेंड चला जाएगा। मार्केट का माहौल थोड़ा सा खराब है, ये सुधरेगा तो तेजी से जाएगा, नहीं सुधरेगा तो धीरे धीरे जाएगा, बट जाएगा ऊपर। आइडिया फिर वही 10.47 निकला है, 13.50 15 तक जा सकता है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंडसइंड बैंक जैसा मैंने डिस्कस किया, 394 रुपए के आसपास से हमने ऑल टाइम हाई 460 डिस्कस किया था, जो ऑलमोस्ट आ गया है। नेक्स्ट लाइन में 499 तक भी निकल जाएगा। जो मैं आपको दिखा रहा था माहौल में कैसे जज करता हूँ, माहौल देखिए ओवरसोल्ड कब होता है, जब स्टॉक से वो 20 डे मूविंग एवरेज 20% के आसपास पहुंच जाते हैं, तब माहौल सुधरना स्टार्ट होता है। बिगड़ना कब स्टार्ट होता है, जब 80 से 90% स्टॉक से वो 20 डे मूविंग एवरेज हो जाते हैं। यहाँ पे हुआ था, उसको अभी तक डाइजेस्ट ही कर रहा है। तो जब 20% के नीचे, देखिए यहाँ पे लाइन आई थी 20% के नीचे, मार्केट ने उसके 2 हफ्ते बाद बॉटम बनाया और कितनी बड़ी रैली आई। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे माहौल खराब होना स्टार्ट हुआ था, सुधरते सुधरते यहाँ पे सुधरा था, जब यहाँ पे हायर लो बना था। सेम इज विथ ये 20 डे मूविंग एवरेज है, ये 50 डे मूविंग एवरेज वाले स्टॉक्स हैं। जब ये फ्लश हो जाता है ना, इस टाइप का फ्लश आ जाता है, उसके बाद अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप बाइंग स्टार्ट, जिसको हम कहते हैं इजी मनी एनवायरनमेंट, ये कब आता है? ये तब आता है जब इस टाइप का फ्लश आ जाता है। इस जोन में कंसोलिडेशन होती है, इस जोन में इजी मनी एनवायरनमेंट बनता है। ये फ्लश आने के बाद जिनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ, अंडे सब फूट जाते हैं, टेनिस बॉल बाउंस करती हैं, तो हमको इस पूरे माहौल में टेनिस बॉल्स प्ले करनी होती हैं। इस माहौल में गिरने में, फ्लश में अंडे फूटते हैं, टेनिस बॉल हम यहाँ पे बाई करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये फ्लश सेलिंग आ रही है।
जब फ्लश सेलिंग इस जोन तक आ जाए 20% के आसपास तक, तब हम बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। सेम इज विद स्टॉक्स अबव 100 SMA, स्टॉक्स अबव 200 SMA। 200 बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, हम ट्रेडर हैं तो 20 और 50 देखते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं, पीरियोडिक हाई नियर 1 मंथ हाई कितने स्टॉक हैं आप देखिए, अभी भी बहुत सारे स्टॉक नियर 1 मंथ हाई है। जब तक ये इस तरीके से फ्लश नहीं आता ना, इजी मनी एनवायरनमेंट नहीं बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ बाई सेल बटन दबाना ट्रेडिंग नहीं होता है। बहुत सारी चीजें